हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया बच्चों। आज के हमारे लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के बारे में जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपको क्लियर समझना है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या डिस्कस किया? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने समझ ही रखा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो वीडियो को, लेक्चर को समझने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें बच्चों। लास्ट तक देखोगे तो आपको क्लियर में समझ आएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इससे पहले मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, वो मुझे याद आ गया तो आप लोग बता भी देते हो मुझे। पहला क्वेश्चन मेरा था आप लोगों से बच्चों कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। कार्बन की वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी थी, कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिस कारण कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते हैं बच्चों? तो इसका आंसर बहुत बच्चों ने बताया है, ठीक बताया है। कैटिनेशन एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावैलेंसी। ठीक है बच्चों, कैटिनेशन एंड द नेक्स्ट वन इज टेट्रावैलेंसी। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था, मैंने बताया था आपको इसका नाम बताना है, इस वाले कंपाउंड का, इस वाले का। तो कुछ बच्चों ने इसके नाम गलत बताए हैं, कोई बात नहीं, कुछ ने ठीक बताए हैं। तो जिन्होंने जो नाम बताया तो चेक कर लो अपना आंसर। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? हेग्स। और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, तो हेग्स वाइन, HEXYNE। ठीक है बच्चों, इसका नाम ये हो जाएगा हेग्स वाइन। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है लेकिन ये स्पेलिंग ठीक है, HEXYNE से बोलते हैं ना, प्रोपाइन, मिथाइन, ब्यूटाइन, इसे हेक्साइन। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारा टॉपिक जो था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको समझने को मिलेगा कि कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंबसन। कार्बन जब जलता है, कार्बन जब हीट, मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के सामने उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, ऑक्सीजन में उसको जब जलाते हैं, हम बर्न करते हैं, तो क्या होता है बच्चों? वो हमें एनर्जी देता है, एक सिर्फ हीट और लाइट देता है। हीट देता है हमें और लाइट भी देता है। क्योंकि जब आप कार्बन को जलाते हो तो आपके देखते हो बच्चों, देखते हो उसमें से गर्मी निकलती है। आप जब कोयला तापते हो ना, देखो गर्मी, अरे अच्छी गर्मी लग रही है। कभी कभी उसको वुड को जलाने में आपको मिलता है क्या है बच्चों? लाइट मिलती है। तो हीट एंड लाइट मिलती है हमें कार्बन को जलाने में। तो हम पहली प्रॉपर्टी कंबसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस सेक्शन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम लोग, किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड के बारे में। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी आर आइदर कार्बन ऑफ इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंबसन, क्योंकि हमें पता है कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड फ्यूल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमसे पहले हम कंबसन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कार्बन इन its allotrope form burn in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and energy। पहले लाइन में यही लिखा है बच्चों कि कार्बन जो होता है, चाहे उसका एलोट्रॉप फॉर्म हो, चाहे कोल के फॉर्म में हो, चाहे डायमंड के फॉर्म में हो, चाहे एक और था बच्चों, कौन सा था वो, उसका कमेंट करना बताना। ठीक है ना, वो थर्ड वाला फॉर्म कौन सा था? ठीक है बच्चों, एक कार्बन में था एक कोल, एक डायमंड, और एक थर्ड वाला जो साइंटिस्ट ने बताया था, आर्किटेक्ट, जो साइंटिस्ट थे ना, वो जो घर बनाते हैं आर्किटेक्ट, उनने बनाया था ये, बकमिनिस्टर फुलरीड ने बनाया था इसको। जो आपको बताना है इसका थर्ड वाला जो इलेक्ट्रोप कौन सा है, कमेंट करके। तो बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलते हैं, ऑक्सीजन में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करते हैं, अलॉन्ग विद हीट और एनर्जी भी साथ में उसके प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन लाइटिंग। कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जलने पर, बर्न करने पर देते हैं। अगर उनको हम जलाएंगे किसमें? ऑक्सीजन में, तो क्या करेंगे? वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट हमें प्रोड्यूस करेंगे। देयर आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू हैव लर्नड अबाउट। ऑक्सीडेशन बच्चों आपने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड द लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम देखेंगे। कार्बन प्लस O2, क्या बच्चों? कार्बन था हमारे पास और उसमें हमने O2 में जलाया तो CO2 बन गया। तो बच्चों, तो क्या बन गया? CO2 बन गया। CO2 क्या है? एक
CO2 बना है इसमें। CO2 एक गैस है अपने आप में, क्या है बच्चों, CO2 एक अपने आप में गैस है। अब देखो इस बच्चों रिएक्शन क्या हुआ इसमें, देखो कार्बन सिंगल था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन ऐसे खाली था सिंपल। इसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या वह रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन लूज हो जाए उसे भी बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट आई है, उसमें आप देख सकते हैं, योगेश गुरु केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, क्लास 10 डालोगे आप तो आपके सामने मिल जाएगा वो। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन डाल दोगे आप तभी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दे पढ़ते हैं, देयर आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको बताया मैंने, पहला एग्जाम्पल आपने देखा बच्चों। इसमें देखो आपने मीथेन था, क्या था आपके सामने, मीथेन। मीथेन भी एक कार्बन कंपाउंड है, उसको आपने ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। इसमें हमें H2O भी एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है बच्चों। और अगला है हमारे पास CH3 प्लस CH2। इसमें देखो बच्चों इसका नाम बताओ आप, इसका नाम बताओ आप लोग, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल, OL ना, क्योंकि इसमें OH है, अल्कोहल है। तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो इन्होंने क्या, इससे क्या मिला हमको, CO2 मिला, H2O मिला और हीट एंड लाइट मिला बच्चों, ठीक है ना। तो हीट एंड लाइट हमें मिला। तो बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आपको नहीं आती, बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन बोला है कि आपको जो दो आखिरी में जो रिएक्शंस दे रखी है इनको आपको बैलेंस करना है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो इसके लिए भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में, जब आप योगेश गुरु की प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें आपको बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल स्टेप में सिखाने का तरीका है। बड़ी बड़ी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, तो आप उसमें जाइए बच्चों, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो चैप्टर जो है थोड़ा छूट जाएगा, इसलिए आपको ये देखना है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हमारी रिएक्शन पढ़ी होगी, हमारे प्लेलिस्ट में देखोगे आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमने बैलेंसिंग का बहुत ही बढ़िया तरीका बताया है उसमें हमने, तो उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। अब देखो बच्चों इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है सावधानी, कॉजन। कॉजन में इसका मतलब होता है बच्चों आपको सावधान रहना है। टेक सम कार्बन कंपाउंड, आपको कुछ कार्बन कंपाउंड लेना है, जैसे नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल। नेप्थलीन बच्चों एक कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें बेंजीन की रिंग होती है बच्चों, ये बाद में आप देखोगे। एंथ्रेसीन भी बोलते हैं हम नेप्थलीन को। नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल ले लिया हमने। 1 by 1 ऑन अ स्पैटुला एंड बर्न दैम। स्पैटुला होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करने जाओगे आप तो स्पैटुला होता है, उसको आपको लेना है और बर्न करना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम, आपको जो फ्लेम जो निकलेगी उसमें से फ्लेम का नेचर देखना है, उसका कलर क्या है, ठीक है ना। उसका जो स्मोक क्या, मतलब जो स्मोक धुआं भी निकलता है, फ्लेम का कलर भी होता है, तो आपको ये देखना है। प्लेस अ मेटल प्लेट ओवर द फ्लेम, आपको एक मेटल का प्लेट रखना है फ्लेम के ऊपर। इज देयर आर डिकम्पोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, आपको कभी जो मेटल प्लेट आपने रखा था, जो आपने मेटल प्लेट उसमें रखा था, उसमें आपको कोई डिपोजिशन दिखता है, उसमें कुछ जमा हो गया था, आपको देखना है, आपको कंफर्म करना है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा जमा हो गया। जैसे मान लो जो आपने बच्चों मेटल प्लेट रखा था, ध्यान समझना आप लोग, ठीक है ना, आपकी समझने के लिए ही वीडियो है। और आपको समझ में नहीं आ रही तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से समझो इस बात को। आपने पहले क्या किया, आपने लिया, आपने एक नेप्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल को, एक स्पैटुला होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे लैब में अपने स्कूल के लैब में, तो वहाँ स्पैटुला होता है, उसको आपको लेना है, उसको बर्न करना है। किसको, नेप्थलीन को, कैम्फर को और अल्कोहल को। फिर उसको आपको फ्लेम देखना, जो उसकी जो फ्लेम निकलती है ना, फ्लेम बोल सकते हैं, जैसे हमने आग जलाई तो आग में फ्लेम निकलती है ना, ऐसे उसकी फ्लेम निकलती होगी, उसको फ्लेम को नोट करना है। फ्लेम के उसका नेचर क्या है, कौन सा कलर है, ये आपको नोट करना है बच्चों। उसके बाद में आपको करना है, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, जो आपकी फ्लेम बनी उसके ऊपर आपको मेटल प्लेट रखना है। तो आपको देखना है उसमें कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसमें कुछ कोई नया चीज़ ऐड हुआ है उसके ऊपर, एक काला काला राख कुछ उसके ऊपर जुड़ गया है, डिपॉजिट हो गया है। फ्लेम निकल गया, फ्लेम के ऊपर रखोगे तो आपको दिखता नहीं कुछ। जैसे आपने पेपर लिया, मोमबत्ती जल रही है, पेपर आपने रखा ऊपर तो काला काला सा निकल आता, लग जाता है। तो आप में सेम ऐसा ही इस एक्सपेरिमेंट में करना है, ठीक है ना बच्चों। इसमें लिखा है अगले में, लाइट एक्टिविटी 4.4 है बच्चों। तो लाइट अ बंसर बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस ऑफ गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स प्रेजेंस ऑफ स्मोक। बच्चों यही है, आप जब देखोगे ये एक्सपेरिमेंट में, आप बंसर बर्नर देखोगे आप, उसमें कुछ नहीं होता, कैरोसिन अंदर भरा होता है, बाहर रुई लगी होती है, उसमें आप जलाओगे, उसको आप जलाओगे एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रेजेंस ऑफ स्मोक, ठीक है बच्चों। तो बंसन बर्नर की हेल्प से आपको क्या करना है बच्चों,
आप उसके हेल्प से आपको उसके मतलब जो एयर होल होता है उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, ताकि आपको फ्लेम वो अलग अलग तरीके से दिख सके, ठीक है ना। कब आपको येलो और सूटी फ्लेम दिखेगी, कब आपको ब्लू और फ्लेम दिखेगी, ब्लू फ्लेम कब दिखेगी आपको, येलो और सूटी फ्लेम कब दिखेगी। बच्चों ब्लू फ्लेम ये इंडिकेट करता है कि उस रिएक्शन में हमारे पास जैसे बोल सकते हैं अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। येलो फ्लेम ये डिनोट करता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उस रिएक्शन जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन थोड़ा कम है। अब ब्लू फ्लेम ये डिनोट करता है कि अच्छे से ऑक्सीजन पूरा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन, एक एक स्टेप ध्यान से समझना आप लोग। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated hydrocarbons will give a yellow flame with lots of black smoke। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करेंगे, जैसे मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल बच्चों नहीं, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इनको बर्न करेंगे तो क्लीन फ्लेम देंगे। बाकी जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए जो अनसैचुरेटेड हो गए, वो क्या देंगे बच्चों, येलो फ्लेम देंगे, और उसमें बहुत सारी हमें ब्लैक स्मोक भी दिखेगा, ठीक है बच्चों, क्या दिखेगा, ब्लैक स्मोक। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन द एक्टिविटी 4.3। वही बोला है बच्चों, जब आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करोगे तो उसमें क्या दिखेगा बच्चों, आपको उसमें कुछ सूटी डिपॉजिट हो जाएगा मेटल प्लेट के ऊपर, ठीक है ना बच्चों। However, limiting the supply of air result in incomplete combustion of ever saturated hydrocarbon given a sooty flame। बच्चों ऐसा नहीं है, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आप अगर सुफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पाओगे, एयर नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा बच्चों, वो भी सूटी फ्लेम देगा बच्चों, क्या देगा, वो भी एक सूटी फ्लेम देगा, ठीक है ना। द गैस kerosene stove used at home has inlets for air so that the sufficient rich oxygen mixture is burned to give a clean blue flame। देखो बच्चों, आप जब घर में आप चूल्हा देखोगे, आप लोग चूल्हे के नीचे थोड़ा स्पेस दे रखा होता है, आपने देखा ना, जब आप जिस पे आप खाना रोटी बनाते हो आप लोग घर में, तो नीचे स्पेस दे रखा होता है। वो स्पेस इसलिए होता है, कैरोसिन गैस जो भी आप यूज़ करते हो, स्टोव तो उसमें देखो, इसलिए थोड़ा आप जब देखना घर पे, तो नीचे वो क्या होता है, उसमें नीचे थोड़ा स्पेस दे रखा होता है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए स्पेस इसलिए होता है ताकि वो उसे सुफिशियंट ऑक्सीजन उसमें मिल जाए। सुफिशियंट ऑक्सीजन मिलने पर वो ब्लू फ्लेम देगा, मतलब उसका जो फ्लेम जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है ना। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेजल्स गेटिंग ब्लैक एंड इट मीन्स दैट एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। बच्चों आपके घर में एक देखो, अगर आपके घर में देखोगे, अगर आपका घर का जो बर्तन है, आपका जो कुकिंग वेजल्स, अगर वो काला पड़ रहा है, नीचे से गर्म करने पर अगर वो काला पड़ रहा है, इसका मतलब उसमें जो एयर होल्स है बच्चों ब्लॉक्ड हो गए हैं। तो आपको जो एयर होल्स है उसको ब्लॉक तो हटाना पड़ेगा, एयर होल्स को आपको जो उसमें एयर होल्स में जो ब्लॉकेज होगी उसको हटाना पड़ेगा। जो ये आप अपने आप मत करना, अपने घर मतलब घर में किसी बड़े को बोलना आप, तो वो कर देंगे, ठीक है ना। ताकि अगर ब्लॉक रहेगा तो आपका फ्यूल भी वेस्ट होता है और ऊपर से हमारा जो पॉल्यूशन भी बढ़ता है, तो ब्लॉकेज हटाने से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो लिखा है ना इसमें, एयर होल ब्लॉक्ड हो जाता है, इसका मतलब होता है, अब ब्लॉक्ड होने का मतलब क्या हो बच्चों, तो आपको क्लियर जो फ्यूल नहीं मिलेगा, उसके कलर भी आपको रेड कभी दिखेगा, कभी येलो दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, कोल और पेट्रोलियम हो गए, इनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है बच्चों, क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी इनमें होता है, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन और सल्फर भी इनमें कुछ मात्रा में होता है। Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutant in the environment। बच्चों जैसे ही आप जैसे पेट्रोलियम आप या कोल को जलाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि मेन पॉल्यूटेंट हैं ऑक्सीजन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है बच्चों। हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है, जब हम ये कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, जो उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और उसको पॉल्यूट कर देता है बच्चों, ठीक है ना। ये समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है बच्चों। कंसंट्रेट करके रखो, गिव अप मत करो, समझो इसको। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता बच्चों, तो एक बार पत्थर तो उछालो, तो एक बार ढंग से मेहनत करके देखो ना,
क्यों टॉपर आते रहते हैं, कौन बच्चे समझ नहीं पाते क्यों होता है, क्या रीज़न होता है बच्चों? कुछ रीज़न नहीं होता, वो लगातार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन उन्होंने 10 पेज पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा। वो चाहे पढ़ें एक दिन में 5 पेज, अगले दिन भी 5 पेज, अगले दिन भी 5 पेज, अगले दिन भी 5 पेज। अब एक दिन में 10 पेज पढ़ ले, 2 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। बच्चों लगातार कंसिस्टेंसी जो रखता है वही आगे बढ़ पाता है, ठीक है ना बच्चों? तो लगातार पढ़ते रहो और लगातार लेक्चर देख के क्लियर करते रहो, और लेक्चर देखने के बाद खुद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ो। तो बच्चों कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ जाता है तो उसमें 99% उसकी अपनी मेहनत होती है, 1% किसी दूसरे की मेहनत होती है। तो 1% तो 99% तो आपकी मेहनत है, तो 99% उसको रिवाइज करते रहोगे ना बार बार। 4R प्रिंसिपल बच्चों में कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, दोबारा आपसे बोलता हूँ। पहले आपको करना है रिपीट करना है, जो आप हमने यहाँ से पढ़ा उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी से अगर आप बच्चों समझ गए, मैं बोल रहा हूँ आपको कोई बुक नहीं चाहिए, एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है। रिपीट करो, उसको रिवाइज करो, फिर उसको रिशेड्यूल मतलब अपने किसी दोस्तों को समझाओ। अपने आप दोस्तों को क्लियर कर दिया, तो आपको क्या करना है उसको, उसके बाद आपको करना है रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपने आप बनाना है उसके बाद, ठीक है ना? तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास एक टॉपिक है, वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। कोई सब्सटेंस फ्लेम से जलते हैं, कोई विदाउट फ्लेम जलता है। जैसे आपने देखा होगा कोल, जब कोल पहले स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ लौ रहती है, बोलते हैं ना उसमें सिर्फ गर्मी रहती है, उसमें आग नहीं निकलती। अब देखा होगा ना कोयले में आग नहीं निकलती, वो सिर्फ गर्मी देता है। तो क्यों सब्सटेंस क्यों फ्लेम से जलते हैं, कुछ सब्सटेंस विदाउट फ्लेम जलते हैं, ऐसा रीज़न क्या है? तो ये हम जो आपका डू यू नो वाला बॉक्स है इसमें ये हम देखेंगे, ठीक है? वाई डू, ये देखा, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर अ कोल और अ वुड फायर। क्या आपने कभी देखा है कोयला देखा है आपने कभी बच्चों, या कभी आपने लकड़ी देखी है? इफ़ नॉट, अगर नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ चांस, टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। अगर आपने बच्चों नहीं देखा तो आपको देखना है कि जब लकड़ी जलती है और जब कोयला जलता है तो दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक, ये समझना है आपको, ठीक है ना? यू हैव सीन अबव द कैंडल और द एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विद अ फ्लेम। आपने देखा जो आपके घर का जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एक कैंडल होता है, वो किससे जलता है? वो फ्लेम से जलता है बच्चों, फ्लेम, उसमें फ्लेम होती है, ठीक है, नोट करना है आपको। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल और चारकोल इन एन अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड सब्सटेंस बर्न, ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। अब देखा आपने देखा होगा बच्चों, जब अंगीठी होती है आपने गाँवों में देखा होगा, वहाँ पे जो कोयले होते हैं वो सिर्फ लाल दहकते हैं, बोलते हैं ना, ग्लो करते हैं, चमकते हैं, लाल जैसे चमकते हैं, और हमें एनर्जी, हमें हीट देते हैं विदाउट फ्लेम के। मतलब उनमें फ्लेम तो नहीं होता लेकिन हमें एनर्जी देते हैं और ग्लो करते हैं, चमकते हैं रेड कलर में, ठीक है ना? दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो यही रीज़न आ गया पूरा, फ्लेम क्यों जलते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो फ्लेम होता है ओनली प्रोड्यूस होता है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न करता है। बच्चों क्या बर्न करता है? गैसियस सब्सटेंस, ठीक है ना? ये आप क्लियर कर लो। फ्लेम कब प्रोड्यूस करता है? फ्लेम जब प्रोड्यूस करता है जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न करे, ठीक है? क्या करे बच्चों? गैसियस सब्सटेंस बर्न करे, ठीक है। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn with flame in the beginning. जब बच्चों जब आप वुड को या लकड़ी को या चारकोल को जब आप गर्म करते हो, जलाते हो, तो उसमें कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो वेपराइजेशन की फॉर्म में बाहर आते हैं, और उस कारण से हमें स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों? स्टार्टिंग में हमें फ्लेम दिखती है, ठीक है बच्चों? स्टार्टिंग में क्या दिखती है? हमें फ्लेम दिखती है। Luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and starts to glow. मुझे बोला है लुमिनियस जो होती है, लुमिनियस मतलब होती है जिसकी अपनी हीट हो। लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आपने 7th में पढ़ा होगा। लुमिनियस फ्लेम उस वक्त देखी जाती है जब एटम्स, जो गैसियस एटम्स जो होते हैं, ठीक है बच्चों, एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस के जो एटम होते हैं हीट होते हैं और ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। The color produced by each element is a characteristic property of that element। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बोला गया है कि जो कलर निकलता है ना, जो कलर प्रोड्यूस होता है हर एलिमेंट की, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसका हम यूज़ करते हैं आगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए।
जब बच्चों 11th में जाओगे, आप लोग 11th में जाओगे तो आपका प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का, 30 मार्क्स का होता है, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन के नंबर मिलते हैं। तो इसमें हम फ्लेम जो निकलते हैं ना, जो फ्लेम टेस्ट ही यूज़ करते हैं किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये लिखा है बच्चों आपको, ईच एलिमेंट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। जो फ्लेम निकलता है, जो फ्लेम का कलर होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की। समझाया बच्चों? ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन अ फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव और ऑब्जर्व इट्स कलर। वही बोला बच्चों आपको, कॉपर वायर को हीट करना है, कॉपर वायर को हीट करना है गैस स्टोव की फ्लेम पे, उसके आपको कलर को देखना है। ठीक है ना? वी हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कम्बसन गिव्स अ सूट विच इज़ कार्बन। कभी आप देखते हो जब इनकम्प्लीट कम्बसन होता है, जब अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है, जब हमें सुफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहाँ क्या होता है बच्चों? इनकम्प्लीट कम्बसन होता है। क्या बच्चों? इनकम्प्लीट कम्बसन। जिस कारण से बच्चों क्या होता है? इस कारण से हमें कार्बन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है मेटल के ऊपर। मेटल बच्चों आपके बर्तन एक तरीके से आपके लिए मेटल है, तो वहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना? ऑन दिस बेसिस, इसके हिसाब से, व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम टू। तो येलो कलर आप क्या बताओगे बच्चों? ये आपका आंसर बताना है आपको, ये आपको बताना है। अगले वीडियो में आपको आंसर बताएंगे कि जब कैंडल जलती है तो कैंडल में येलो कलर क्या डिनोट करता है। ठीक है बच्चों? कैंडल में येलो कलर क्या बताता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, बोर्ड है। और ये केमिस्ट्री वाला पार्ट तो इसमें समझते हो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ सकती है, कोई भी डिरेक्शन आ सकती है। ठीक है ना? इसको क्लियर करके चलो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना बच्चों? अच्छे से पढ़ोगे, लाइन वाइज लाइन पढ़ोगे, तभी मज़ा आएगा। ठीक है? कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों? हम इस टॉपिक में पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल और पेट्रोलियम कैसे बने, ये हमें इस टॉपिक में, इस जो हमारा ये है हमारा डू यू नो वाला पार्ट, इसमें हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना? तो कोल और पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास क्या होता है बच्चों? जो हमारी जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है, जो प्लांट्स की बॉडी होती है, हम बोलते हैं बायोमास। ठीक है ना? विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हुए, बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस हुए। उन जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ही कोल और पेट्रोलियम इनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों? कोल इज़ द रिमेन्स ऑफ ट्री। कोल क्या होते हैं? जो ट्री होती हैं, जो फर्न्स होते हैं और जो अदर प्लांट्स होते हैं, दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स को, जो बच्चों हजारों लाखों मतलब मिलियंस ईयर्स पहले जो रहते थे। कोल्स क्या है? उन्हीं का जो, मान लो कोल ट्री था, ध्यान से समझो बच्चों, ट्री जो थी, फर्न थे और अदर प्लांट थे, बहुत ही साल पहले थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे। तो वो क्या हो गए बच्चों? वो क्या हो गए? वो अपने आप ही मान लो मर गए, अपने आप ही। वो जब मान लो कि प्लांट्स होता है, प्लांट की एक एज लिमिट होती है, उसका तो अपने आप गिर जाता है, और जब गिर जाएगा तो पृथ्वी जो थी उस वक्त अर्थक्वेक भी आया था। अर्थक्वेक होने के कारण से सब पृथ्वी हिल गई थी। अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ, ज्वालामुखी फटी, अर्थक्वेक, भूकंप आया। इस कारण जो उनकी बॉडी थी वो जाके नीचे प्रेस होती गई, डाउन। जैसे मान लो मैं था, कोई बॉडी थी प्लांट की, ठीक है, प्लांट जो था पूरी बॉडी थी उसकी, अर्थक्वेक आया और नीचे चला गया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, पूरे शरीर और पूरा मतलब पृथ्वी और हिला और नीचे चला गया। ठीक है बच्चों? ऐसे होता रहा। इस कारण से क्या हुआ? और नीचे डाउन प्लेस लिखा ना, दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर ऑफ अर्थ। लेयर ऑफ अर्थ के कारण वो नीचे डाउन और डाउन जाता रहा, बहुत नीचे चला गया वो। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, और धीरे धीरे वो सड़ के गल के क्या बन गया? कोल में बदल गया। ठीक है बच्चों? ये समझ में आया आपको? क्या हुआ? वो अपने आप को कोल में चेंज कर लिया। पहले क्या हुआ? पहले वो बॉडी थी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे, प्लांट, एनिमल, बच्चों प्लांट थे। कोल में सिर्फ प्लांट यूज होते हैं, प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है ना, फर्न्स हो गए। तो ये क्या हुआ? पहले ज़माने में बहुत सारा मतलब तरीके से देख लो, ज्वालामुखी हुआ, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, अर्थक्वेक आया, तो इस कारण से क्या हुआ? ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर घुसते रहे, अपने आप नहीं घुसते रहे। जब धरती में भूकंप आएगा तो ज़मीन टूटेगी तो अंदर चले जाएंगे, और बहुत ही साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स के कारण वो धीरे धीरे कोल में चेंज हो गए। तो इसका मतलब हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं बच्चों? इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कार्बन से मिलके बना है। ठीक है?
ऑयल एंड गैस आर द रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एनिमल दैट लिव इन द सी। जो ऑयल और गैस होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर जो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होते थे और जो एनिमल रहते थे जो समुद्र में रहते थे, उनसे मिलके बना है, ठीक है ना, उन्हीं से बना है। जो ऑयल है, जो गैस है, किससे बना है? जो बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट रहते थे, जो एनिमल रहते थे, जो समुद्र में रहते थे, उन्हीं से ही बना है। जब वो मर जाते थे तो उनकी बॉडी क्या थी? समुद्र में चली जाती थी, और जो समुद्र में चली जाती थी तो उनको पत्थर से कवर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? उनकी बॉडी पत्थरों से कवर हो जाती थी। बैक्टीरिया उनको अटैक कर देते थे उनकी बॉडी पे, और उसको क्या करते थे? उसको ऑयल और गैस में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है बच्चों, किसमें? ऑयल और गैस में, ऑयल और गैस में कन्वर्ट कर देते थे अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमीन के नीचे आप जाओगे तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता रहता है, ठीक है ना। तो जो पहली बात, जब वो डेड हुए तो उनकी बॉडी जाएगी सही बेड पे, समुद्र का जो नीचे तल होगा वहाँ जाएगी, वहाँ पे उनका जो शरीर होगा पत्थरों से ढक जाएगा, बैक्टीरिया उन पे अटैक कर देंगे। अटैक करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑयल और गैस में, हाई प्रेशर होने के कारण, ठीक है ना, हाई प्रेशर भी होता है। अगर सिल्ट वर स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक, और जो सिल्ट होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो धीरे धीरे रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सिल्ट, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, धीरे धीरे बड़े एक मजबूत चट्टान में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ऑयल एंड गैस सिप्ड इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड इन लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज। बच्चों ठीक है, क्या है इसमें? जैसे जो तेल होता है और जो गैस होता है ना, जो तेल गैस होता है धीरे धीरे रॉक के पार्ट्स में क्या हो जाता है? चला जाता है। जैसे रॉक को पोरस हुआ, रॉक में छेद होगा, धीरे धीरे रॉक के अंदर वो तेल और जो गैस होती है उसमें सिप्ड अंदर चले जाते हैं। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज के अंदर पानी चला जाता है, ऐसे ही उसके अंदर जो हमारे रॉक था उसके अंदर धीरे धीरे ऑयल और गैस उसके अंदर चला जाता है। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है कि हम भी बताते हैं, चलो आप बताओ, पहले ट्राई करो। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्यों हम कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं? फॉसिल्स, क्यों हम कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं? ये आपको सोचना है पहले। फॉसिल्स मतलब क्या होता है? फ्यूल्स तो हमें पता है, फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, और जो हमें चाहिए होता है वो देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉसिल्स क्यों बोलते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, और उसी में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन। तो उसी में हम ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला ख़त्म कर देंगे बच्चों। और आप तैयारी करते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ोगे तभी आपका क्लियर होगा। आप समय का वेट करोगे, सोचोगे हमारे पास बहुत समय है, तो आप पीछे हो जाओगे समाज से। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है आपको 1 महीने में, उन्होंने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, 1 महीने में कम से कम आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। तो कम से कम आप 1 मंथ में 3 सिलेबस कंप्लीट करो। क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं आप लोगों की, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ो और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहो, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरे 80 में से 80 टॉप करके आओ, ठीक है ना बच्चों। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेयर करने से बाकियों के पास भी ये वीडियो पहुँचेगी, तो वो भी पढ़ेंगे बच्चों, हैं। और कमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आप पढ़ते रहो, खेलते भी रहो, हंसते भी रहो। हंसना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। ओके।